आप तैयारी करने आए, पढ़ने आए और जब लगा कि करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, बोलनी पड़ेगी, तो एक्टिविज्म से पीछे नहीं हटे। मेरी प्रतिभा बांझ हो गई, लिखते लिखते सांझ हो गई। प्रतिभा अगर सृजित ना करे को तो फिर वो बांझ काहे के थे? सिकंदर तब नहीं हारा था सिर्फ जब वो एक प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के चक्कर में अपना जीवन गंवा रहा था। संघर्षों के युद्ध लड़े कई, अब वो सेनापति फाइल पर है। पहले मिलके झगड़ लेते थे, अब सब गिला मोबाइल। लश्कर की भी बिखरी टुकड़ी कि जब से कमाने यार गया, एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। हर पीढ़ी को लगता है कि हमने जो कर दिया, जो देख लिया, वो और कोई क्या देखेगा, करेगा। कभी आप छुट्टियों में आते हैं तो गांव के लोग खैनी ला के बोलते हैं कि बहुत दिन पर आवेला, गौओं पर तनी ध्यान दा। तो फिर आप एकदम जिम्मेदार व्यक्ति की तरह कहते हैं नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ गाँव में परिवर्तन आए। अभी मैंने क्रिकेट टूर्नामेंट में 1100 रुपए दिए हैं। कल मैंने जगराता में भी मैंने 500 रुपए दिए। उसको लगता है 1600 रुपया में तक गांव का आधा काम हम कर दिए। आप जब चीजों को सोचते हैं, लिखते हैं, गढ़ते हैं, तो वो प्रक्रिया कैसी होती है? देखिए, ऋषि कौंडिन्य ने जब मुझे स्वप्न में बताया कि भाषा ऐसी होती है, तो ये तो संयोग था कि मैं चूंकि साधना में आपने कहा मैं हिंदी का लेखक हूँ, तो आपको लोग सुन रहे होंगे तो... मैं बोल देता हूँ, मैं तो अपने को बोल दूं जवाहरलाल, लेकिन कौन मानेगा। नीलोत्पल कहते हैं कि सुबह का नाश्ता करने से पहले तुम्हें राजनीति कर लेनी चाहिए। जो हमारे थाली तय कर रहा है, जो हमारे बदन पर क्या पहना जाएगा तय करेगा, आप उसी में अगर अपना दखल नहीं रखेंगे, उसी पर अपना नजर नहीं रखेंगे, तो आप किस बात का आप नागरिक हैं। आज बतरस की बैठकी में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं। एक कवि हैं जिनके शब्दों में गर्जना है, एक लेखक हैं जिनकी उंगलियों से चिंगारियां निकलती हैं, एक गायक हैं जिनकी लय में ललकार है, एक युवक है जो अपनी पहचान के लिए जान देने पे भी आमादा हो जाता है, एक नागरिक है जो सुबह के नाश्ते से पहले राजनीति करने का हिमायती है, एक आजीवन विद्यार्थी भी है जो जीवन की तमाम असफलताओं के बीच में जीवन से सफलता जीतना जानता है। वो औघड़ भी है, वो डार्क हॉर्स भी है, और कुछ लोग उसे यार जादूगर भी कहते हैं। इन सब को मिला करके और भी बहुत कुछ चीज़ों से मिल करके बनता है नीलोत्पल मृणाल। बतरस की बैठकी में मैं भाई नीलोत्पल का स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत आभार आपका श्रेष्ठ भाई। और आपके साथ बतरस ऑन कैमरा तो भले हम औपचारिक तौर पर पहली बार बैठ रहे हैं, हालांकि बातचीत तो औपचारिक नहीं रहेगी जी, लेकिन निश्चित रूप से पुराने दिन याद आने वाली बात है। हाँ। जब कैंपस से बाहर हम लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मेरे लिए एक बहुत अच्छा अनुभव, मैं महसूस ऐसा कर रहा हूँ आपके साथ बैठ के, आपके साथ बातचीत का मौका मिलने में। जी जी नीलोत्पल भाई, आपने पुरानी बातें कर दी हैं, और जब मैं पुरानी बात सोच रहा हूँ तो 2012, 13, 14 उन दिनों में मैं आपको देखता था, और उन दिनों में मुझे पता है कि डीयू के बहुत सारे कैंपसेस जो हैं कॉलेजेस के, और जेएनयू का जो कैंपस रहा, बहुत सारे स्टेजेस रहे। मैंने शुरू से देखा कि आपको एक अंदर तड़प है, एक ललक है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने आप को कहने का। जैसे नीलोत्पल के पास कहने को बहुत कुछ है, और जब आपको सुनते भी थे तो वो चीज़ निकल के भी आती थी। ये तड़प, ये कहने की ललक, ये एक्सप्रेशन, इसी से बात शुरू करते हैं। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये जो ललक और जिस तड़प की आप बात कह रहे हैं, ये आपको कई बार आपके आसपास के वातावरण से भी मिलता है। मैं एक इस तरह के गांव से निकल के आया हूँ जहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत विविधता है, और एक गांव हिंदुस्तान में जितनी मुखरता के साथ अपने को प्रस्तुत करता है, उसकी कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं, लेकिन वो मुखर है। वहाँ उत्सव भी उतना ही मुखर है। तो वहाँ पे जो यूं कहिए कि दुख भी जो है वो सिसकता नहीं है, वो भी दहाड़ मार के रोता है। बिल्कुल, बिल्कुल, है ना। कई बार कुरीतियाँ जो हैं वो अट्टहास करती हुई आपको दिखाई पड़ती है ना, और जो अच्छी चीजें हैं वो भी आपको बड़े एक संतुलित चाल में चलती हुई दिखाई पड़ती है। बेवजह की बाउंड्री नहीं। हाँ, बेवजह की बाउंड्री नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो पृष्ठभूमि मेरे काम आई,
वही जो अभ्यास है वो मेरे काम आता है, और वही प्रेरणा है जो कहता है कि मंचों पर जाके अपनी बात कहो। तो मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं बस अपने मिट्टी को अबीर बना के उड़ा रहा हूँ, चाहे जो भी मंच हो, जहाँ भी जाऊँ। तो ये मुझे लगता है कि वहाँ से आया है। तो वो जो कच्चापना है और जो बिल्कुल जिसको कहूँ मैं कि बहुत प्योर है, वो वहाँ से शायद आपकी रचनात्मकता का स्रोत बनता है। और वो बहुत अलग तरीके से, जैसे सिर्फ कंटेंट की बात नहीं है नीलोत्पल भाई, उसको कहने का जो एक तरीका है वो भी एक बहुत लंबे मतलब संघर्ष के बाद ही निकल पाएगा। ऐसा नहीं कि बस किसी को कंटेंट दिखा और वो एक्सप्रेस कर पाए। ये तो होता है। देखिए, मेरी उम्र 40 साल है, 41 साल है। 41 साल में आदमी वो जो कहता है ना कि हमने अब रूप से उछाल पा लिया, तो वो अपना एक जगह ढूंढ लेता है कि वो रहने वाला उत्तर प्रदेश या बिहार के, झारखंड के किसी गांव का था, अब वो एक महानगर में स्थापित हो चुका है। क्योंकि 25-30 के बाद आदमी अपने पिंड स्थापित करने का स्थान ढूंढने लगता है कि अब डीहा यहाँ बनेगा, वो छूट गया। मेरे साथ एक सौभाग्य ऐसा है कि मैं आज भी गांव में हूँ। मतलब मैं अक्सर बोलता हूँ कि गांव का होना और गांव में होना, दोनों में अंतर है। हिंदुस्तान तो सब गांव के ही हैं लोग। में से कौन है जो महानगर से, जिसकी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी महानगर में, सब तो गांव से आए हैं। इसको मैं ऐसे कहता हूँ, दिल्ली 11 बार उजड़ी। कौन दिल्ली का है? कौन है दिल्ली का? यहाँ तो जो घोड़े पे चढ़ के आया, हाथ में तलवार लेके, उसकी हो गई थी दिल्ली। बिल्कुल। आज जो चढ़ के आता है रेल और हवाई जहाज पे, मस्तिष्क में व्यापार लेके, दिल्ली उसकी हो जा रही है। तो ये बात है। तो यही है कि वहाँ रहना जो है वो मुझे अपडेट भी करता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने इंटरनेट पर सरसों का खेत देखा है और इसलिए मैं उसकी खुशबू इंटरनेट पर क्लिक करके उसकी खुशबू महसूस करके मैं कविता लिख रहा हूँ। नहीं, मुझे पता है कि इस बार सरसों कहाँ कहाँ खेत में नहीं हुआ है। और सरसों की जिस कविता पर हीरो हीरोइन खेत में डांस कर रहे हैं, उस सरसों रोपने वाला इस बार सरसों खराब होने के कारण कितना का नुकसान इस बार माहौल लग गया होगा उसमें। तो ये मुझे पता है। कई बार सरसों से तेल निकलता है, कई बार किसान का तेल निकलता है। मैं किसान का जो तेल निकल रहा है ना, वहां से आता हूँ रोज। एक बार उस नीलोत्पल पे बात करते हैं भाई। थोड़ा सा मैं रिलेट कर रहा हूँ खुद से भी। जैसे गोरखपुर से निकले, खलीलाबाद से निकला मैं भी, और जब दिल्ली आया तो हम लोग जिस बेल्ट से हैं, IAS बनना, PCS बनना, तो जब दिल्ली में मुझे मेरे एक दोस्त ने बोला कि दिल्ली बहुत बड़ी जगह है और बहुत ध्यान से उतरना, क्योंकि लोग स्टेशन पे उतरते ही खड़े खड़े बिक जाते हैं, यहाँ बेच दिए जाते हैं। तो वो नीलोत्पल के बारे में बताइए, जब वो पहली बार दिल्ली आ रहा है और पहली बार वो सारी चीज़ों को देख रहा है। मुझे अब पता है आपके बारे में कि ऐसा नहीं है कि शहर से आपका साबका नहीं रहा है। शहर उतना है आपके अंदर कि विध्वस्त शहरी आप कहलाए जा सकते हैं, लेकिन आपका अपना जो मूल जो आपका जिससे आप बनते हैं वो गांव है, और वो आपकी ज़मीन गांव की है। तो वो नीलोत्पल जो दिल्ली पहुंचता है और तैयारी करने आया है, वो सब कुछ आंखें फाड़ के देख रहा है, जिसको अपने पहचान के लिए बहुत, जो हिंदी मीडियम की बात भी कर रहा है, और वो बहुत सारी चीज़ों से लड़ भिड़ने को तैयार भी है। मतलब जैसे आपने गमछा को ग्लोबलाइजेशन से जोड़ा है, वो चीज़ भी। उस नीलोत्पल के बारे में बताइए। अब मेरी यात्रा जो वहाँ से होती है, एक साधारण तरीके से जो मैट्रिक करना और फिर कॉलेज में सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में फिर पढ़ना। तो मैट्रिक के बाद मैंने एक शहर तो रांची तुरंत देखा कि आप 10वीं के बाद जाते हैं। लेकिन रांची से मेरे गांव की दूरी 300 किलोमीटर की थी, 350 किलोमीटर की। तो भी मैं कोई क्रिकेट टूर्नामेंट मिस नहीं करता था अपने इलाके का। अच्छा। कि शाम को बस पकड़ा तो सुबह पहुंच के मैं मैच खेलता था दिन भर, फिर दूसरे दिन फिर बस पकड़ के भी चला जाता था। बहुत बढ़िया। तो गांव शहर के बीच का पुल मेरा हमेशा बना रहा, क्योंकि उसी राज्य में। जब दिल्ली आया तो यहाँ मुझे रिसीव किया पहली बार मेरे फूफा जी ने। मेरे फूफा अलर्ट सर्विस में है और भारत सरकार की सेवा दे रहे हैं, दिल्ली में ही है। उन्होंने मुझे रिसीव किया। तो यहाँ बिकने न बिकने का डर था, न बेचने की संभावना थी कि मैं उतर के तुरंत कलाबाजी सीख लूंगा और खुद बेचूंगा। ये दोनों डर से मैं मुक्त था। उठाया, फूफा ने पिंजड़ा गिराया और उठा के ले गए मुझे। वो मैं द्वारिका रहा। द्वारिका से मैंने 2 साल कोचिंग की। संयोग से उसी वक्त मेट्रो आ गया था, कॉमनवेल्थ गेम वगैरह, तो मेट्रो चलने लगी थी। तो मैंने दिल्ली के DTC के बस नहीं देखे, शायद इस कारण मैं बस गया यहाँ। है ना? क्या बात है। वो 5-10-15 रुपए वाले टिकट जो होते थे, अगर हो सकता अगर वो बस अगर रहता तो मेरा बस तो नहीं चलता फिर कि मैं यहाँ रह पाऊँ, यहाँ बस पाऊँ। तो वो मेट्रो से आना जाना, वो जो रोमांच 2 साल उसमें निकल गए। तो उसके बाद में मुझे लगा कि
दिल्ली आना ही केवल आज़ादी नहीं है, ये तो पिता के पिंजड़े से निकले फूफा के पिंजड़े में घुस गए, है ना। धातु तो बदला ही नहीं, धातु तो बदला, हाँ, वो तो यहीं फंस गए। तब मैंने फूफा जी को समझाया कि यहाँ रहला से हो सकेला कि IAS ना हो सकब, सर्किल चाहिए। तो कह लेंगे कोचिंग जाता रहा तो सर्किल नहीं मिला था। ना फूफा जी, रात के चाय पीते हुए डिस्कशन जब तक ना करब, सुबह उठला के साथ पढ़ाई के गप ना करब, तब कैसे हुई। मेरे फूफा को लगा कि भाई इसके अंदर का विवेकानंद न मर जाए यहाँ मेरे साथ रहते हुए, इसको शिकागो का मंच देना चाहिए, जरूरी है। तो शिकागो का मंच ढूंढने के लिए भाइयों बहनों मैं पहुंच गया फिर मुखर्जी नगर। यहाँ मैंने फिर रूम लिया। आपने बोला इलाहाबाद वाले में कि कटरा से लेके बतरा तक एक रेल चलती थी सपनों की, है ना। तो मैं जब यहाँ आया अपना शिकागो का मंच ढूंढने जहाँ पर मैं संबोधित कर सकूँ, तो वहाँ जब मैं पहुँचा तो मेरा बेगूसराय का एक रूम पार्टनर था, एक उड़ीसा का मेरा रूम पार्टनर, और हम लोग फिर रहने लगे परमानंद में। उसके बाद जो होता है कि एक सामान्य तैयारी जिस तरह से लोग करते हैं, एक बात मैं जरूर शायद संदर्भ से अलग जरूर कहना चाहूँगा कि तैयारी किसी की कमजोर और मजबूत नहीं होती है। इतना जरूर है कि तैयारी अनुशासन मांगता है। अगर आप आइंस्टाइन हैं लेकिन प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं, अनुशासन पड़ता है। तो कई बार कई लोग इसलिए निराश हो जाते हैं शायद हम इतना जीनियस नहीं है इसलिए हमको नौकरी नहीं लगा क्या। ये भी दिमाग में नहीं रखना, ये सच नहीं है। एक सामान्य बुद्धि है और 2-3 साल का अनुशासन है। तो अगर वो अनुशासन आपने पकड़ लिया और धैर्य के साथ एक सिलेबस का अनुशासन आपने फुलफिल कर लिया तो फिर आप सफल हो ही जाते हैं। हम जैसे लोग क्या थे, हम वहीं से निकल के आए थे। थोड़ा सा मुझे लगता है कि सामाजिक गतिविधियों में और राजनीतिक तौर पर जो मानसिक रूप से जो ट्रेनिंग हम लोग का हुआ है बिहार झारखंड में, उसने कभी चुप बैठने नहीं दिया। मतलब मैं अगर NCERT पढ़ रहा हूँ या मैं मान लीजिए कि मैं मॉडर्न इंडिया अगर बिपिन चंद्रा का पढ़ रहा हूँ, तो जैसे मैं नेशनल मूवमेंट मैं पढ़ता हूँ, मैं गांधी जी की भूमिका तक जाता हूँ, या मैं शुरू करता हूँ कि भाई गांधी जी आए और वो असहयोग आंदोलन कर रहे हैं या नमक सत्याग्रह चल रहा है, तो अब मैं सोच रहा हूँ फिर नेशनल मूवमेंट पढ़ना है। नहीं, मैं सीधे चले जाता हूँ सत्य के प्रयोग पढ़ने। अब मैं वो पढ़ रहा हूँ, मैं हिंद स्वराज पढ़ने लग रहा हूँ। पढ़ तो रहा हूँ लेकिन ये भी अनुशासन को निषेध करना हुआ, ये भी अनुशासन प्रतियोगी परीक्षा, मुझे प्रतियोगी परीक्षा के लिए पढ़ना है। लेकिन नहीं, मैं तो ढूंढ रहा हूँ वही शिकागो का मंच जहाँ विवेकानंद बुलाएगा, देश को संबोधित करेगा अमेरिका को। तो ये जो मैं इस अनुशासन की बात कर रहा हूँ केवल, क्योंकि मेरे लिए दिल्ली कोई ऐसा नहीं था कि मैं कपड़ा मैंने पहली बार पहना था, नहीं तो हम तो हाफ पैंट लुंगी पे आए थे। ऐसा नहीं था कि मैंने सेल में पहली बार देखा वुडलैंड का जूता तो हमें लगा इसको पैर में पहने की माथा पर रखे रहे, है ना। ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैंने पहली बार चाउमीन देखा तो अपने गांव में फोन किया कि एगो चीज बिकता समझे में नहीं आवत का नाम कहा खाई कैसे, ऐसा नहीं था। या मोमो के साथ जो है, हाँ जो था। मैं रांची रह के आया था। रांची एक अच्छा शहर है, बड़ा शहर है, सुंदर। लेकिन एक बात फिर भी बोलेंगे कि जैसे मैं गोरखपुर का हूँ और JNU से मुनीर का बगल में आप जानते हैं, तो एक बार मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत कुछ खरीदने निकला, उस बात से आप भी, तो मोल भाव चल रहा था, तो सामने वाले दुकानदार ने मुझसे कहा, जैसे हम गोरखपुर से हैं तो अपने आप को यूपी का ही कहेंगे, उसने कहा बिहार से हो। मेरे दोनों दोस्त बिहार से थे। थोड़ा देर मैंने पॉज लिया, मैंने कहा हाँ बिहार से हैं, तो ये बात तो आई गई हो गई। फिर मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि उसने मुझे ऐसे क्यों कहा कि मैं बिहार से हूँ। दो बात थी कि एक तो मैं बिहार से तो नहीं हूँ, फिर भी उसने कहा, दूसरा अच्छा हूँ तो क्या, दोनों बातें आई। इससे आपसे इसीलिए सवाल कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें एक तरफ और बिहार का होना या बिहारी आइडेंटिटी एक तरफ, जिसमें आपने एक पूरा बहुत अच्छा मूवमेंट भी चलाया, बड़ा सक्सेसफुल रहा कि जो लिट्टी खा के मिट्टी कोड़े और सारा उर्वर टाल कछार। हाँ, तो ये अनुभव तो आपको यहाँ लेना पड़ा होगा। मतलब मैंने अपने सीनियर्स से सुना था कि बहुत दिक्कत होता था मुखर्जी नगर में, लोग कमरा नहीं देते थे। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे आने तक भारत आजाद हो चुका था। आजाद हो गया था। मेरे आने तक मतलब में मगध के लिए अच्छा महेंद्र सिंह धोनी जो है वो गेंद को बाउंड्री के पार फेंकने लगे थे। मेरे आने तक में तो मनोज वाजपेयी ने सत्या में कट्टा उठा के भिखू मात्रे ने कह दिया था कि मुंबई पर
जो है कि भिखु मात्र उधर करेगा। नीतीश कुमार आ गए और थे। उधर नीतीश कुमार आ गए। मेरे आने तक में प्रकाश झा फिल्म इंडस्ट्री में बैठकर कहने लगे थे कि हम अपने हिसाब से अपनी फिल्में बनाएंगे। तो वो मैंने कभी कभी एक क्षण के लिए भी मैं डिमोरलाइज नहीं हुआ अपनी पृष्ठभूमि को लेके, लेकिन सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ये को चीज तो है, लेकिन ये चीज होगी तो ये चीज तो मेरे ख्याल से एक बंगाली के लिए दूसरे राज्यों में भी हो सकती है। और अभी तो अब कोई मराठी आ जाएगा पटना में तो हम लोग कहेंगे मगही बोलो, एक लाइन से भोजपुरी बोलो, एक लाइन से फिर खोरठा बोलो, जे फिर तुम अंगिका बोलो, उसके बाद उसको सत्तू पिलाओ। ये तो वहां भी होगा, उसके साथ वहाँ भी होगा। तो हमको इतना डर का है कि बिहारी एक अजीब प्राणी है। नहीं, इसका कारण ये था, इसमें गलती हमारे बिहार के उस समाज के उस वर्ग से हुई जो सफल था और जिसके पास उपलब्धियां थी। जैसे उसके पास उपलब्धि आई उसके ऊपर एक सांस्कृतिक दबाव बेमतलब पड़ गया कि हमें अब बिहारी पने से छुटकारा पाना है। वहां आत्मविश्वास की कमी दिखी। वहां आत्मविश्वास की कमी थी कि ये उपलब्धि किस काम की जिसमें आपके पृष्ठभूमि के प्रति आप में आत्मविश्वास नहीं है। तो हाँ, जब लालू यादव बोल रहे थे बिहारी वाली हिंदी में तो हमारे जो राज्य के जो संभ्रांत तथाकथित लोग थे उनको लगा कि लालू हमारा मखौल उड़वा रहा है, इस तरह से नहीं भाषण देना चाहिए। अब मैं राजनीतिक प्रतिबद्धता और राजनीतिक विचारधारा वो अलग चीज में है। मैं ये बात कर रहा हूँ बिहारी दिखना, मैं बिहारी दिखने की बात कर रहा हूँ। तो उनको लालू खटकते थे, लेकिन क्यों, मेरे दादा भी तो ऐसे बोला करते थे, तो मुझे लालू प्रसाद का स्टाइल क्यों खटकेगा? मेरे नाना तो ऐसे ही बोला करते थे, ठीक है ना। और ये लालू जी का कोई अलग से प्रयास नहीं था। लालू जी से आप चाह के भी काटू जी जैसा नहीं बोलवा पाएंगे, नहीं बोलवा पाएंगे, हाँ, है ना। आप नहीं बुलवा पाएंगे। और बिहार का हर नेता या हर अभिनेता भी उसी बोलता है। अब मुंबई में प्रैक्टिस कर करके थोड़ा मांझना पड़ता है क्योंकि अलग अलग रोल करना पड़ता है, लेकिन आप जाते तो वैसे हैं। कि फिर भी वो अपने क्राफ्ट पे लौटता है, तो वहीं से, हाँ। यहीं से लौटते हैं। तो मैंने यही देखा कि जो सफल लोग थे उन्होंने अपनी भाषा छोड़ दी। जो सफल लोग थे वो छठ में केवल ठेकुआ खाने जाने लगे 2 दिन महंगी फ्लाइट लेके। जो सफल लोग थे उन पर कभी होली का अबीर और रंग नहीं लगा। उन्होंने कहा कि हम घर तो जाएंगे, 2 दिन घर में बंद रहे, कभी मोहल्ले में निकले नहीं, ठीक है ना। और इन लोगों को ही हमने बिहार समझा। और फिर हमारा प्रतिनिधि बिहार का कौन हुआ? जो रिक्शा चला रहा है, उसने अपनी भाषा नहीं छोड़ी थी। 4 रिक्शा जहां लगता है भोजपुरी में बतिया रहा है, मैथिली में बतिया रहा है, अंगिका में बतिया रहा है, मगही में बतिया रहा है। उसको जहां ठेला मिल रहा है अभी भी सिंघाड़ा खरीद के खा रहा है। वो होली में सड़क पे आपको रंग खेलते हुए दिख रहा है। वही छठ में लद के जा रहा है ट्रेन में कि कहीं पर ट्रेन में उसको चिपका दिया जाए, साट दिया जाए उसी टिकट के साथ जिसको लेके आया काउंटर से, उसी के साथ किसी तरह से चिपका दिया जाए। वो पटना उतर जाएगा, मुजफ्फरपुर उतर जाएगा, वैशाली उतर जाएगा, जहानाबाद उतर जाएगा। इन्हीं लोगों को बिहार का यही प्रतिनिधि थे बिहार के, क्योंकि इन्होंने ही अपना मूल नहीं छोड़ा था। तो हमें क्या कहा जाएगा? बिहार तो दलित राज्य है, बिहार में तो प्रतिभा नहीं है। अरे तुम्हारा जो प्रतिभा था तुमने उसको हवाई मार्ग से कहीं और भेज दिया, तुमने उसको हवाई मार्ग से कहीं और भेज दिया। तो अब क्या करेगा बिहारी? डिमोरलाइज होने लगा। नया लड़का भी उसी मार्ग से निकलने लगा। उसको डर लगने लगा कि अगर थोड़ा सा सड़क को हम सड़क बोल देंगे तो हमारे नीचे की जमीन ना खिसक जाए। ये जो आत्मविश्वास पूर्वांचल से निकला गया ना, इसने इस तरह का माहौल बनाया है। वरना चाउमीन में उतना ही मसाला पड़ता है जितना दिल्ली में पड़ता है, उतना ही पटना में पड़ रहा है। वहां कोई मसाल डोसा के बाद हम लोग हरा मिर्चा नहीं मांगते हैं, है ना, उसको भी वैसे ही खाते हैं सांभर के साथ। तो जो सफल लोगों के बीच में जो आत्मविश्वास की कमी आई, अब ये संस्कृतिकरण का जब समाजशास्त्र हम लोग पढ़ते हैं तो संस्कृतिकरण में ऐसा होता है कि कई समाज को ऐसा लगता है कि ये हमारे अपग्रेड होने की प्रक्रिया है जब हम पिछले चीजों को छोड़ रहे होते हैं। आपकी बात से ना मुझे ओशो की एक लाइन याद आई। ओशो ने कहीं लिखा है कि कई बार सांस्कृतिक चीज़ों को समझदार छोड़ देता है और उसको तथाकथित मूर्ख उसको पकड़े रहते हैं, और बाद में उन्हीं मूर्खों की वजह से वो संस्कृति बच जाती है। और उसके बाद पता चलता है होशियार को कि जिसको हमने मूर्ख कहा था, हाँ। वो असल में एक ऐसा माया था, हाँ। जिसके आईने में हमने जब खुद को सच में वास्तव में देखा तो पता चला अच्छा मूर्ख तो हम थे, जिनसे वो गठरी छूट गई। हाँ, गठरी छूट गई। अच्छा नीलोत्पल भाई, जैसे आपने जहाँ कहीं कहा है कि मांस पकता है जब दूसरे का तो बड़ा अच्छा लगता है खाने में, लेकिन अपने बदन पे अगर एक थोड़ा खरोच भी लग जाए तो दिक्कत हो जाती है। आप तैयारी करने आए, पढ़ने आए, और जब लगा कि करना पड़ेगा
बात करनी पड़ेगी, बोलनी पड़ेगी, तो एक्टिविज्म से पीछे नहीं हटे आप। उस वक्त भी आपके लिए भी वही सारी चुनौतियाँ थी, मतलब इतने कम अटेम्प्ट हैं और एज का एक रहता है कि हाँ तैयारी चल रही है, माँ बाबूजी सबके सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप निकल पड़े। क्यों निकल पड़े? आपको नहीं लगा कि मतलब इतने लोग तो हैं, सारे सरोकार वाले लोग तो हैं ही, मैं कौन सा पहला आदमी हूँ बिहार से जो आया हूँ तैयारी करने के लिए? नहीं, इसका वही मैं कह रहा हूँ कि डर ही नहीं लगता है। अच्छा। मतलब मैं एक बार बेगूसराय के कार्यक्रम में था, तो वहाँ मुझे मेरा परिचय किसी ने कराया कि ये हार्ट के डॉक्टर हैं। हमने कहा ये यहाँ क्या कर रहे हैं, हार्ट फेले नहीं होगा हम लोग का कभी, डॉक्टर भूखा मर जाएगा, है ना। तो डर नहीं लगता है। और डर नहीं लगता है, इसका कारण ये नहीं है कि हम अलग खाना खा रहे हैं, या आप इसको बाहुबली कल्चर से नहीं जोड़ सकते हैं। डर नहीं लगता का मतलब ये है कि बहुत खोने को नहीं है वहाँ, इसलिए डर नहीं लगता है। हमारे बिहार या उत्तर प्रदेश को मैं उसमें अगर शामिल करूं, तो हमारे पास समुद्र का किनारा तो है नहीं, जहां पर हमें ये डर है कि कभी एक मालवाहक जहाज हमारा डूब जाएगा जिसमें हमारा करोड़ों का माल है। हमारे पास तो वानखेड़े स्टेडियम भी नहीं है, जहां पर हम ये सोच रहे हैं कि कोई तेंदुलकर का प्रतिभा कहीं खत्म ना हो जाए, वो खेल रहा है, शायद देश को तेंदुलकर मिला। हमारे पास न बॉलीवुड था जहां पर हमारे प्रतिभाशाली कलाकारों के लिए ये भी चिंता की जा सकती थी कि हीरो ना खत्म हो जाए यहाँ पर। हमारे पास खोने को क्या था? एनसीईआरटी का किताब है झोला में, उसी का पिरामिड खड़ा करना है और उसी का शीर्ष पर खड़ा होकर बुर्ज खलीफा छू लेना है, तो डर नहीं लगता। और दूसरी बात यह है कि एक जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि चाहे वो मगध का मगध प्राचीन भारत का सबसे प्रोग्रेसिव, आप यूं समझिए कि राजवंशों में है। प्रोग्रेसिवनेस इस तरह से कि मगध एक ऐसी गद्दी थी जहां पर हमेशा ताकत और प्रतिभा ने अपना स्थान पाया है। हालांकि इतिहास में उसका एक नकारात्मक पक्ष भी है कि हम मगध राजवंश को पितृहंता साम्राज्य के रूप में जानते हैं, जहां पुत्रों ने अपने पिता की हत्या की। लेकिन इतिहास का एक पक्ष ये भी है कि कभी किसी पिता ने किसी अयोग्य पुत्र को वो गद्दी नहीं दी। अंततः फैसला तलवार से हुआ, पुरुषार्थ से हुआ। ये बाद में अलग है कि फिर मौर्य वंश के बाद फिर वो बृहद्रथ और उसके पुत्र फिर आए और एक पतन की भी एक प्रक्रिया वहीं से शुरू हो गई। लेकिन जब हम, तो ये जो एक पृष्ठभूमि है, असल में फैसला फिर अखाड़े में फिर प्रतिभा से ही होगा। प्रतिभा से, और प्रतिभा जब तक बोलेगी नहीं। मैंने एक बुजुर्ग थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, मेरे पापा सुनाते थे उनकी कविता। एक आईएएस थे हमारे जिला में, कभी कमिश्नर थे वो, जब मैं 7-8 वर्ष का था। तो उनकी लिखी पंक्तियां हैं, शायद दुबे जी या पाठक जी, नाम उनका पूरा मुझे याद नहीं आ रहा, कि मेरी प्रतिभा बांझ हो गई, लिखते लिखते सांझ हो गई। तो प्रतिभा अगर सृजित ना करे खुद, तो फिर वो बांझ प्रतिभा है। तो यही है। तो मुझे लगता था कि एक्सप्रेस करना चाहिए अपनी चीजों को। यूपीएससी बहुत बड़ी चीज़ है, हम घुमा फिरा के वो बात कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी ये है क्योंकि आपके लिए और हमारे लिए दोनों बहुत बड़ा बिंदु है दरअसल यूपीएससी। एक दर्द मैं साझा करता हूँ आपके साथ, जैसे हम घर से निकले और सबके आंखों में वही सपना कि हाँ आईएएस पीसीएस बनना और सारी चीज़ें, और ख़ासकर पिता, सामाजिक दबाव, रिश्तेदार, जैसे अगर आप आईएएस नहीं हैं, उससे बहुत कुछ हैं, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन अगर आप आईएएस नहीं हैं, पीसीएस नहीं हैं, तो शायद आज भी हमारा जो घर परिवार है, हमारे जो पिताजी हैं या हमारे जो फूफा जी हैं, बुआ जी हैं, मौसा जी हैं, मौसी जी हैं, उनके नज़र में हम कुछ कर नहीं रहे हैं। इसके अलावा हम जो भी कर रहे हैं तो हम वो सफलता वाली कैटेगरी में नहीं हैं। और एक तो ये दर्द है, दूसरा जानबूझ के जोड़ रहा हूँ, जो आपकी एक कविता है जो बहुत रोवें खड़ी कर देती, बहुत सारे गीत हैं वैसे आपके, इलाहाबाद के लड़के, जिसमें आप बोलते हैं बाबूजी चिंता ना करिए, कोई ये कह कर आया। हाँ। और उस एक विद्यार्थी जो अपने घर छोड़ कर के आया है तैयारी करने, उसे एक ही सुख देना था। बहुत सारे सुख हैं, लेकिन एक सुख ये भी देना था कि जब मैं वो यहाँ से फ़ोन करे कि हाँ बाबूजी हमारा सिलेक्शन हो गया, वो जो 5 मिनट 2 मिनट की खुशी है, वो खुशी बहुत लोग नहीं दे पाए, 99% लोग तो नहीं दे पाते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी कसक जितनी समाज परिवार को होगी, उससे कहीं अधिक बड़ी कसक उस विद्यार्थी के मन में भी है। अब वो उस असफलता के साथ अपना आत्मविश्वास खोता है, अपनी पहचान खोता है, जबकि उसको फिर जद्दोजहद करनी है, ज़िंदगी में अपनी जगह बनानी है। उनके लिए मैं चाहूँगा आप बोले नीलोत्पल भाई। नहीं, मैं
नीलोत्पल मृणाल का बोलना उस अभियान का हिस्सा है जहां पर मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि यूपीएससी एक यात्रा का पड़ाव है। हम बहुत आगे निकल आए हैं अपनी अपनी यात्रा में। हम का मतलब हमारा समाज। मैं उन पूर्वांचली बच्चों से कहता हूं कि अब आपके पास हर क्षेत्र में इतने अवसर हैं कि अगर अभी 10 लोग समझे हैं परिवार में कि आप कुछ कर रहे हैं, 10 नहीं समझे, 10 अगला शादी में जब मिलेगा तो समझेंगे, तो कर समझेंगे। हाँ। लेकिन अब समझेंगे। अब मंच बहुत है। मंच बहुत। मैं मैं इसलिए इतना मुखर होकर ये बात कह रहा हूं। मैं कहता हूं कि मैं लेखन से अपना लेखन को पेशा बना के उससे रोटी कमाने वाला लेखक हूं। मुझे नहीं पता हिंदुस्तान में हिंदी के कितने इतने लेखक हैं। तो मैं बात कहता क्यों? मैं खाऊं रोटी चुपचाप? नहीं। मैं कह रहा हूं कि आत्मविश्वास रखो, इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी का एवरेस्ट पहाड़ पहले तो हमारे समाज ने बनाया, उसके बाद कोचिंग ने बनाया। वो एक छोटी पहाड़ी पर आपको चढ़ा के एवरेस्ट होने का पहले भान कराता है। उसके बाद जब आप गिरते हैं तो फिर आपको एहसास कराता है कि अब तुम मर चुके हो क्योंकि तुम बहुत ऊंचे से गिरे हो। इसको बताने की जरूरत है कि एवरेस्ट नहीं है वो। क्रिकेटर बनने के लिए कोई आप देखें तो कि 1000 बहाली निकला है कि भारतीय टीम में 1000 क्रिकेटर का बहाली निकला है। अब उसमें से 1100 1000 क्रिकेटर का होगा। हीरो बनने के लिए 1000 का बहाली निकला है। मैं लेखक हूं, इसके लिए कोई बहाली निकला है फॉर्मूला? भाई यूपीएससी करने के लिए तो 1200 सीट फिर है, भी निकलती है। 1000 सीट है। पीसीएस के लिए हर साल सीट है। तो वो लड़ाई ज्यादा कठिन है कि ये लड़ाई कठिन है जिसका कोई वैकेंसी नहीं निकला है? तो जब तुम ये क्रैक कर दोगे तो उससे बड़ी सफलता ये है ना। अब समाज नहीं समझ रहा है, इसलिए नहीं समझ रहा है कि वो अभी कतार छोटी है। उस कतार को थोड़ी लंबी करो। उसमें खुद अभी मैंने एक विज्ञापन देखा एक कोचिंग का, उसमें लिखा है आप नहीं कर पाए आईएएस तो आपका भाई करे। मैंने पहले आप ठगाए, अब आप अपने छोटे भाई का पैसा भी जमा करना आ जाइए। अगर वो सोच रहा है कि नहीं हम क्रिकेट खेलेंगे या हम कुछ और करेंगे या हम बिजनेस करेंगे, तो नहीं। अब सोचिए ये कोचिंग का बनाया हुआ एवरेस्ट है। अरे आप में सामान्य बुद्धि है, प्रतिभा है, पूरी दुनिया खुली हुई है। लेकिन मैं अक्सर बोलता हूं कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग, और दोनों जो सामाजिक रूप में हो सकता है जिस जाति से हो उनको समाज में सम्मान मिलता हो लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, जो सामाजिक रूप से भी पिछड़े हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनकी पहली पसंद तो सरकारी नौकरी होनी चाहिए। क्योंकि अभी हमारा समाज ऐसा है कि तुरंत से पिरामिड उलटने का जो मैकेनिज्म है वो वहीं से, वो नौकरी है, सरकारी नौकरी। इसको छोड़ना मत। एक बार तो दीवार धकेलना, नहीं गिरेगा इधर से फिर उधर से आना, तब देखी जाएगी, फिर उधर से मारना तो गिरेगा। लेकिन एक धक्का मार के जाना। जब पढ़ो किताब, एक राउंड तो सरकारी नौकरी से खेल के जाओ, ये मैं जरूर कहता हूं। क्योंकि कितना भी कुछ हो जाए, आईएएस से उसकी जाति पूछने का साहस अभी तो नहीं है। अगर आपके दरवाजे पर वो पानी पी रहा है तो ये एक सच है। हाँ, उसके खिलाफ षड्यंत्र आप कर सकते हैं, लेकिन आप गिलास तो देंगे पानी का। और आपको ये डर भी रहेगा कि नीचे वाला नेल पॉलिश देख ना ले कलेक्टर। तो ये तो है सच। नौकरी से थोड़ी बात करते हैं नीलोत्पल भाई। मैं अभी आ रहा था इस शूट के लिए तो आपका वही गाना सुन रहा था, एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। हमारी आपकी जो पीढ़ी है अभी, तब से लगभग 10-12 साल आगे बात बढ़ चुकी है। हम लोग कुछ न कुछ काम, सब लोग अपना काम कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग नौकरी करते हैं, कोई न कोई नौकरी मिलती है, करते ही हैं। लेकिन नौकरी करने के चक्कर में जो उनकी क्रिएटिविटी है, जैसे जो नौकरी देता है वो ये सोचता है कि 9 to 5 इनकी जॉब है, और लेकिन हर एक आदमी के पास कुछ न कुछ प्रतिभा होती है और बहुत बेहतरीन ढंग से होती है। लेकिन सिकंदर सिर्फ तब नहीं हारा था जब वो, मैं आपकी कविता से ये शब्द उधार लेके कहता हूँ कि सिकंदर तब नहीं हारा था सिर्फ जब वो एक प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के चक्कर में अपना जीवन गंवा रहा था, बल्कि नौकरी कोई मिल भी जा रही है, जो आईएएस बन भी जा रहे हैं, मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ। उनके भीतर और भी बहुत सारे सिकंदर हैं, वो तो फिर भी लगातार मरते चले जा रहे हैं। इस गीत का जो अगली जो अंतरा है, हाँ, कि वो अंतरा ही यही है कि खो गए सारे मस्त कलंदर जो झूम के दिन से रात करे, जुगनू सूरज को कहाँ फुर्सत कि अब जुगनू से बात करे। ऐसे नहीं मजा आ रहा है। तो वो जो है, और इसका जो पहला अंतरा है वो क्यों स्लिप कर रहा है मेरे दिमाग से। जैसे आप बोलते हैं धीरे धीरे गल गया लोहा, तेवर से तलवार गया। तो वो जो है ना, वो कि संघर्षों के युद्ध लड़े कई, अब वो सेनापति फाइल पर है।
वो जो आप नौकरी पेशा लोगों की बात कर रहे हैं, कि जो कभी मैदान में तलवार चमकाता था, अब वो सेनापति तो फाइल में कैद है। सेनापति फाइल में कैद है। तो वही है कि संघर्षों के युद्ध लड़े कई, अब वो सेनापति फाइल पर है। पहले मिलके झगड़ लेते थे, अब सब गिला मोबाइल पर है। लश्कर की भी बिखरी टुकड़ी, कि जब से कमाने यार गया, एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। तो ये नौकरी पेशा लोगों का ये पूरा अंतरा उन्हीं लोगों के लिए है जो नौकरी में है। तो जो नौकरी की खोज भी एक हार है, नौकरी करना भी एक हार है। नौकरी खराब बहुत सटल तरीके से, हाँ यही नौकरी खराब चीज है। अब मुझे याद है कि हमारे जो बाबा दादा लोग कहा करते थे इस चीज को, और आपने बड़े सटल तरीके से ये बात कह दी कि संभव हो तो नौकरी के बियॉन्ड सोचो। निश्चित रूप, जरूरी थोड़ी कि नौकरी में ही आप सर खपाते रहो। बहुत बढ़िया। आपकी लेखकी यात्रा पे मैं आऊँगा नलोत्पल भाई, बहुत तगड़ा, सबके लिए बड़ा प्रेरक है दरअसल वो। लेकिन उससे पहले एक बड़ी मज़ेदार बात मेरे मन में आई कि हम जब किसी के साथ बैठते हैं ना, अपनी उम्र से थोड़े बड़े लोग होते हैं या छोटे लोग होते हैं, तो हर कोई, जैसे आपने कहा भी इसको बार बार, हर आदमी अपने ज़माने की बात कर रहा होता है कि अरे हमारे ज़माने में तो ये, हमारे ज़माने में तो हो। तो आपका एक गीत है जो रील बनाने वाले लड़के, जिसमें आपने जो हमारी, मतलब हमने जो महसूस किया, हमारी जो पीढ़ी है, उस पे आपने बहुत शानदार बातें की हैं। मैं उस कविता पे, उस गाने पे अभी बात नहीं करूँगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यार हर किसी को, हर पीढ़ी को ऐसा लगता है कि वो ट्रांजिशन में है। हर पीढ़ी को लगता है कि हमने जो है जो कर दिया, जो देख लिया, वो और कोई क्या देखेगा करेगा। ये बात भी सही है, आप कहते भी हैं कि हर दूसरी पीढ़ी जो आती है वो पहले से ज़्यादा टैलेंटेड, ज़्यादा और ज़्यादा चैलेंजेस भी लेती है। लेकिन पीढ़ियों का जो गैप है, जैसे मुझे अपने पिता से बात करनी हो, मुझे अपनी माता से बात करनी हो, बिल्कुल अपनी समस्याओं के बारे में, पीढ़ियों का गैप जो है 10 साल पहले भी वहीं दिखता है, आज कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन के ज़माने में भी उतना ही दिखता है। तो इस पे उसका वही कारण है। ऐसा मैंने इस पर थोड़ी सी बात पहले की, लेकिन उसका उत्तर वहीं से निकलता है कि ये गैप इसलिए है क्योंकि हर पिछली पीढ़ी ये सोचती है कि इसको हमसे बेहतर बनाने के लिए हमसे दूर जाना चाहिए। अच्छा, आपको हमेशा ये दिमाग में रहेगा कि जिस विद्यालय में हम पढ़े वो विद्यालय आदमी नहीं बनाता है, तो घोड़ा बना के मार्केट में दौड़ाता है। तो सब पूछेगा चाचा तब कहाँ पढ़ाना चाहिए करा का, अरे बाप रे बाप, इनका बाहर भेजो, यहाँ खत्म हो जाइए। फिर जब आप बोलिएगा कि हम समाज में दोस्त इसके कैसे, अरे बाप रे, ये झिंगरू पाड़े का लड़का से इनका दोस्ती हो जाएगा तो गंजेड़ी हो जाएगा। तो फिर क्या करे चाचा, इनको इस समाज से बचा कर रखिए, यहाँ से बाहर भेजिए। अरे बाप रे बाप, देख रहे थे भोरे टहलने जा रहा था, देखिए ये ताड़ी के नाम पर, नीरा के नाम पर ताड़ी पीना ना शुरू कर दे, नदी धार देखनी अगर दूगो गांव के दोस्त, तो क्या करी चाचा, इनका बाहर भेजो, बाहर भेज। तो आप जो बाहर जा रहे हैं ना, तो आप गांव से बाहर नहीं जा रहे हैं, आप अपने घर की हद से बाहर जा रहे हैं, फिर घर के हद से ही बाहर नहीं जा रहे हैं, फिर उस संपर्क से बाहर जा रहे हैं जहां पर आप कह रहे थे कि हम अपनी पीढ़ी से, पिछली पीढ़ी से संवाद करते, उस संवाद की हद से भी बाहर जा रहे हैं। जब आपको गांव का मंटुआ और सिंटुआ जो है वो आपको ये लगने लगेगा कि यहीं से पिछड़ापन शुरू हो जाता है, संवाद कहाँ से आएगा, संवाद कहाँ से? अरे ये मेरा भाग्य था, मेरा अपना टैलेंट था, मेरे कुछ अवसर थे, और मेरे पिता का या किसी का योगदान था कि मैं गांव में पढ़ने के बाद दिल्ली आ गया पढ़ने। तो ये इतना बड़ा प्रिविलेज नहीं है कि अब मैं सबको प्रजा के तौर पर देखूं और खुद जो है कि शीर्ष पे बैठा रहूं और सबको बाइस्कोप से देखूं। अरे गांव, वाओ गांव अभी तक उतना ही गंदा है ना। और जबकि यहाँ लिखना है कविता फिर खेत पर, लेकिन वहां खेत पर लोटा लेके जाता हुआ आदमी को इस तरह से देखना है जैसे कि अमेरिका युगांडा को देख रहा है। तो ये है, फिर हम पर वही व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी लागू होने लगे, हम ही को गांव पर बदलना है। फिर कभी आप छुट्टियों में आते हैं तो गांव के लोग खैनी ला के बोलते हैं कि बहुत दिन पर आवेला, गौओं पर तनी ध्यान दा, तो फिर आप एकदम जिम्मेदार व्यक्ति की तरह कहते हैं नहीं मैं सोच रहा हूँ कि कुछ गांव में परिवर्तन आए। अभी मैंने क्रिकेट टूर्नामेंट में 1100 रुपये दिए हैं। कल मैंने जगराता में भी मैंने 500 रुपये दिए। उसको लगता है 1600 रुपया में तक गांव का आधा काम हम कर दिए। कर दिए। मेरा तो बड़ा योगदान है। बड़ा योगदान।
कई बार आप वाइफ को सुनाते हैं कि गांव से फोन आया था, वहां पर मैं सुन रहा हूँ कोई मेला उला लगा है, तो बेचारे लोग सब लहेड़े लोग हैं, उनके पास आर्थिक समस्या भी है, उनको कोई काम नहीं है, मेला लगाना है, लेकिन उन्होंने कहा भैया आप सहयोग कीजिएगा। तो मैंने कहा कि मैं 1000 रुपया भेज दूंगा। उसको लगता है मैंने गुड़गांव से गाँव बसा दिया अपना यहीं से, नहीं तो टूट के बिखर जाता। इस भाव से कहाँ से आप संवाद कर पाइएगा? आपको उसका हिस्सा बनना होगा। आप खाली गांव से नहीं कट रहे हैं, यही पीढ़ी से कट रहे हैं, तो आपके पिता तो उसी का हिस्सा है ना, तो उनसे भी संवाद खत्म। मेरी मम्मी तो उसी का हिस्सा है ना। जब हमको अपने गांव के काकी को टोकने का आदत खत्म हो गया, तो हम अपनी माई को भी नहीं टोकेंगे। हमको रोड पे अगर ये आदत रहेगा, का हो काकी कहाँ जाते रू, हाई उम्र में इतना झमकौआ साड़ी पहने के महाराज दुल्हन लगा तो रू, बूढ़े बुढ़ा गए 60 बरस के, अभियो तारी झमकौआ साड़ी ने के चूटल, तब संवाद होगा। तब माई वहां से कही कि तू थेथरे बड़े कारे, तू दिल्ली बम्बई पढ़ ले, तोरा लाजो लगाता, तो चाची ने है ऐसे बोले के। हाँ, तब फिर माई से कहो मम्मी मजाको ना कर सके नहीं, तो एक साथ संवाद सबसे शुरू हो गया और हद भी पता चली। तो यही छूट रहा है। आपने गजब इशारा किया निलोत्पल भाई। केवल पीढ़ी से ही क्यों, संस्कृति से भी, सबसे सबकी चौहद से और ये एकदम पर्दे के लेयर के उस पास से छूट रहा है, हमको पता ही नहीं चल रहा। हमको लग रहा है हम तो खाली वहां के मंटू झंटू से। पिता से तो मेरा अभी भी फोन पे बात होता है। नहीं होता भाई, पिता उसी समाज का हिस्सा है। अगर उस समाज से संवाद कट गया तो उस समाज का जो हिस्सा थे पिता, उनसे भी संवाद कट गया। हमारा केवल इलाज के मुद्दे पर बात हो रहा है, केवल जमीन के जगह के। हाँ पापा क्या हुआ, अरे बंटवारा करना ही होगा, तुम छोटका तो यहाँ के ताड़ी पी के बदमाशी कर रहा है, हम अपने जीते जी चाहते हैं कि बंटवारा करके चले जाए, और तुम भी आ जाओ, तुमको फुर्सत नहीं है तो फिर एक दिन निकालो, नहीं तो दिल्ली में ही वहीं पर करो। बस यही बात, ये होता है ना बातचीत। तो फिर आप कहते हो ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि दशहरा में ही निकालते हैं, दशहरा में एक दिन रह भी लेंगे, 10 साल हो गया गए भी नहीं है कभी। और ये जो है कि राहुल भी कह रहा था कि मैंने अपने दादा को देखा नहीं है, एक दिन भालू देख के कह रहा था क्या दादा ऐसे ही होते हैं, इसको भी दिखाना जरूरी है कि वो भी आदमी होते हैं। तो मैं दशहरा में आ रहा हूँ, उसी में हम लोग जो है कि बंटवारा का बात कर लेंगे। दशहरा का मने बाद महिषासुर वध हुई, आपका दशहरा भी गया। 9 दिन पिता इस तनाव में नवरात्रि मना रहा है कि जब आएगा वो, जब छुटका इधर से आएगा, मजला उधर से आएगा, तो हमारे घर में पुआ पूड़ी क्या छनाएगा, तो जमीन बटाएगा। अब आपको लग रहा है कि आप घर से जुड़े हुए हैं, अरे नहीं जुड़े हुए भैया। ये एक तरफ की बात हुई। थोड़ी सी जिम्मेदारी अपनी पुरानी पीढ़ी पे भी, जैसे आपकी बातों से ही मुझे ध्यान में आ रहा है भाई कि जब हम लोग पढ़ाई लिखाई करते थे, तैयारी करते थे, तो मुझे याद है, बल्कि मैं नाम लेके ही कहता हूँ, हमारे एक मौसा जी हैं, उनके पिताजी थे, पापा भी हमारे ऐसी बातें करते थे, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छा सेंटेंस यूज़ किया, तो इसलिए मैं बोलूँगा। उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हारी पढ़ने लिखने वाली उम्र है और कंपटीशन की उम्र है, तुम ये शादी ब्याह ये सब में क्या पार्टिसिपेट करते रहते हो? तुम बैठ के कमरे में, वही जो 25 गज वाला आप बोलते रहते हैं कमरे में, तुम बस बैठ के तैयारी करो, और एक दिन जब तुम तैयारी करके जीत जाओगे, कंपटीशन निकाल लोगे, तो ये नाते रिश्तेदार सब मेंटेन कर लोगे। ये एक तथ्य है, और ये लगातार कहते गए। अब वही पीढ़ी है, हम चाहते हैं कि हमें पढ़ लिख के क्या बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है। तो जब आप इंडिपेंडेंट बन गए, और सोसाइटी तब बनेगी जब डिपेंडेंसी आएगी, इंटरडिपेंडेंसी रहेगी नहीं, और हम कहते हैं जमाना खराब हो गया। हो क्या गया है एक्चुअली, हम जो महसूस कर पाते हैं कि आत्मनिर्भरता धीरे धीरे एक अहंकार के रूप में निकल के आ गया है। आत्मनिर्भरता उपलब्धियों का अहंकार बनना नहीं चाहिए। आत्मनिर्भरता का मतलब मैं ये समझता हूं कि मैं अपने भरोसे किसी की मदद कर सकूं, तो मैं आत्मनिर्भर हूं। अंततः सामाजिक व्यक्ति समाज में अपने योगदान को कैसे सुनिश्चित करता है। मैं वो पिता अपने भाव को शब्द भले ना दे सके, लेकिन वो कहते ही है कि इस लायक हो जाओ कि संभाल सको दुनिया। अब चूंकि वो उनका क्राफ्ट वैसा नहीं है, वो ना रेणु है, ना वो दिनकर है कि ओज के साथ बोलेंगे, ना वो प्रेमचंद है। तो वो अपनी टूटी फूटी सी भाषा में बोलते हैं। हमको उस पीढ़ी का भावना समझना चाहिए। वो कहते हैं कि आत्मनिर्भर तब हो जा, तब सब संभाल, सब कोई फोन करी तो कोई मदद कर दे, तुम्हारा पास कुछ होई तब ना, अरे तू खुद ही भिख मंगा रहे तो कैसे होई रे, ये बोलते हैं। तो मैं अपनी पिछली पीढ़ी को ये समझता हूँ। और एक बात और है कि उनको भी पिछली पीढ़ी ने डराया है ऐसा, और वो गांव में रह गए हैं, तो उनको लगता है कि हमारी पीढ़ी गड़बड़ा गया, इसी से हमारा पीढ़ी गड़बड़ा गया, अब ये भी ना गड़बड़ा जाए, इसलिए कहते हैं जाओ पहले पढ़ो, इन सबसे क्या मतलब रखते हो। लेकिन मैं दुर्घटना बस एक ऐसा जीवन जी के आया हूं, मैं इसलिए बात कह रहा हूं, जांची हुई बात कह रहा हूं कि आप अगर अपने समाज से नहीं जुड़ते हैं ना, तो आप कुछ भी कर जाइए, आप एक कमजोर व्यक्ति हैं।
अभी मैं और मेरी पत्नी जब भोपाल में अकेले रहते हैं तो हम यही बात करते हैं कि हमें जब कोई दुख आफत विपदा आएगी तो कौन कौन आएगा, हम इसी गणित में दिन गुजारते हैं। जबकि वो पुलिस की एक सक्षम अधिकारी है और मोटा मोटी हम भी ठीक है ठाक रोटी पर घी लगा के 3 सब्जी के साथ चमचम हुआ थाली में दही पापड़ सलाद के साथ खा ही लेते हैं। लेकिन अंत में जब लगता है कि जब कुछ होगा तो क्या होगा, तब फिर यही गणित करते हैं कि वो आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, वो रहेगा कि नहीं। और मैं अगर नहीं, कई बार जब अपने घर परिवार और दोस्त से बात नहीं कर पाता हूँ, मुझे डर लगने लगता है। ये सब क्या, ये उपलब्धि की दीवार जिस दिन अपने पे गिर जाएगा दबा के मर जाएंगे, पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं दुर्घटनावश में जुड़ा हुआ भले अपने गांव से हूँ। अच्छा, मेरी पत्नी का इसमें योगदान है कि मैं हर महीने गांव जाता हूँ, घर जाता हूँ, तो उसने आज तक ये नहीं कहा गांव घर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उसको ये भान है कि अंततः हम दो को बचाने वाला जो एक आवरण है वो फिर घर परिवार से ही आएगा। तो मैं एकदम ये बहुत भरोसे के साथ और अपने अनुभव से कह रहा हूँ, आपकी सारी उपलब्धियां उस वक्त हवा हो जाएंगी जब जरूरत पर आपके साथ आपका समाज और घर और दोस्त नहीं है। तो जैसे भी ये मैकेनिज्म बनाना है आप अपने तरीके से डेवलप कीजिए। हर व्यक्ति का अलग अलग तरीका होता है कि वो कैसे डेवलप करता है। दोस्त बचाइए, परिवार नाता बचाइए और अपने समाज से जुड़े रहिए। वो समाज आपको जो भी समाज मिला है वो संयोग से मिला है, क्योंकि हम कहाँ जन्म लेंगे हमको नहीं पता, चैन नहीं था, तो मेरा चैन है नहीं। जो भी मिला है वहीं पर, जहाँ का बिरवा है उस जमीन में भी उसका रोपनी होना चाहिए। बिरवा कहीं का, हम बंजर जमीन में अपना धान रोपे जा रहे हैं, अब फसल होता नहीं है जितना होना चाहिए, तो लगता है बिरवा में दोष है। अरे जहाँ का बिरवा वहाँ की जमीन पर रोप के तो देखिए, है ना, काली मिट्टी में ही कपास उगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नीलोत्पल भाई, अभी लेखक नीलोत्पल पे बात करेंगे। आपसे बात हुई तो मुझे तुरंत ही पता चला कि पहली जो आपकी किताब थी डार्क हॉर्स, वो आपने 9 दिन में लिख दी और दूसरी किताब को लिखने में खासा समय लगा। तो अब मैं जो पूछ रहा हूँ उसमें वो सारे लोग सुनेंगे आपको जो हमारी आपकी एज में होंगे या किसी भी एज में होंगे, जिन्होंने लिखना शुरू नहीं किया है बट लिखना चाहते हैं। वो क्राफ्ट पे थोड़ी बात करेंगे कि आपकी जो रचना प्रक्रिया है नीलोत्पल भाई, सबकी अपनी अपनी होती है, लेकिन फिर भी शायद एक दायित्व भी बन जाता है इसलिए कि पहली किताब जिसमें आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, फिर दूसरी किताब जिसके रंग ढंग काफ़ी अलग हैं, तीसरी किताब यार जादूगर औघड़ के बाद, और मुझे तो सब में एक एंग्री यंग मैन दिखाई पड़ता है जो क्रांति करने के रास्ते खोज लेता है दरअसल। तीनों का जो मुझे समझ में आया। लेकिन आप जब चीज़ों को सोचते हैं, लिखते हैं, गढ़ते हैं, तो वो प्रक्रिया कैसी होती है? कि इसका उत्तर थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं बहुत 2-4 शब्दों में थोड़े से उसकी बस झलक भी देना चाहिए। इस प्रश्न के 2 भाग हैं। एक भाग तो ये है कि साहित्य हम लिखते हैं, तो वो जो आपने कहा कि एक एंग्री यंगमैन, तो साहित्य हो क्या, मुख्य धारा या साहित्य हम कहते हैं समाज का दर्पण, जो एक सब जो लेखक बनने वाला भी उसको भी ये लाइन पता है उसको ये पता नहीं दर्पण मिलता कहाँ है, ये जानता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। मैं मानता हूँ कि साहित्य जिसमें संघर्ष है, जिसमें साहस है और जिसमें संस्कृति है, अगर आपके कहानी में ये 3 चीजें हैं तो ही मैं उसको सार्थक साहित्य मानता हूँ। जिसमें संघर्ष दिख रहा है, जिसमें साहस दिख रहा है। साहस क्यों दिख रहा है? उस संघर्ष के कारण को उभारने का साहस, समस्याओं को उभारने का साहस ही अगर लेखक में नहीं है तो कलम रख देगा, डरेगा, अरे बाप अब मैटर मुखिया जी तक पहुंच गया है, लिखेंगे ना लिखें, विधायक जी तक पहुंच गया है, लिखेंगे ना लिखें। अब समस्या जानते हुए बेचारा साहस के अभाव में नहीं रच पा रहा है। और दूसरी संस्कृति, क्योंकि उसी संस्कृति के परिधि में हर चीज घटित हो रही है, उसका हमें अंदाजा, उसका हमें ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। एक तो ये बातें हैं, ये उसमें होनी चाहिए हर लेखक में। मनोरंजन एक बहुत छोटा पक्ष है साहित्य का, और मैं तो कहता हूं कि वो नहीं भी होगा उसमें, वो आपको बेचैन करेगा तब साहित्य है। आपको छटपटवा दे रात भर, अरे क्या पढ़ लिए यार, माथा खराब कर दिया है लेखक, दिमाग बनना गया है, 4 पन्ना और पढ़ते हैं, कुछ समाधान काहे नहीं दे रहा है, अगला किताब इसका कहाँ है, वो बेचैनी भी देगा तो साहित्य। दूसरी बात, जो नए लोग लिख रहे हैं उनके साथ 2-3 समस्याएं आती हैं। एक तो ये आती है कि हम लिखे क्या, दूसरा भाषा कौन सा है साहित्य का मानक, ये भी पूछते चलते हैं पुस्तक मेला में, वर्कशॉप में, किसी कार्यक्रम के बाद। हाँ, अब बताने वाला भी बताता है, देखिए ऋषि कौंडिन्य ने जब मुझे स्वप्न में बताया कि भाषा ऐसी होती है,
तो ये तो संयोग था कि मैं चूंकि ऋषि साधना कौंडिन्य में, हाँ, मैं साधना में चूंकि उनका बुद्ध के साथ संवाद हुआ था, तो है ना, ये सब वो देता है। अब ना बुद्ध आपके टाइम में है, ना ऋषि कौंडिन्य मिलेंगे कहीं बिहार से सारनाथ चलने के रास्ते में। अब करें क्या, है ना। तो फिर वो सब बोलेगा कि देखिए, जब मैं दर्शन का अध्ययन कर रहा था, जब मैंने कहा कि 4 वेद ही क्यों है, एक वेद तो मेरे मस्तिष्क में है, मैं वो क्यों नहीं लिख दूं। अब आपको लगेगा साला इतना महान आदमी लिखता है, आपको आक्रांत करेगा। मैं नए बच्चों से कहता हूँ, आक्रांत मत हो। तुम्हें ये बताया ही नहीं गया कि भाई दिव्या की भाषा जो यशपाल लिख रहे हैं वो उस युग की भाषा है जिसको यशपाल पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे हम गोदान में जाएंगे तो प्रेमचंद उस युग की और उस समाज की भाषा लिख रहे हैं। तो तुम इस पैटर्न को पकड़ो, तुम किस समय को दर्ज कर रहे हो। हम इस समय को दर्ज कर रहे हैं। समय की भाषा होती है, लेखक की भाषा नहीं होती। भाषा युग की होती है और कहानी का बोध भी युग का होता है। तो उसको टाइट करने वाला औजार भी अपने युग का होगा और लड़ने वाला हथियार भी अपने युग का होगा। तो तुम जब अपने युग की नस पकड़ोगे तो तुम भाषा से डर नहीं लगेगा तुमको। अगर गोदान के समय में मोबाइल आ गया होता नोकिया का, तो प्रेमचंद को कलकत्ता स्टेशन पर गोबर के उतरते ही सबसे पहले पतला पिन का चार्जर मांगना पड़ता। नहीं तो गोबर डिस्टर्ब हो जाता। और वो जब मांगता किसी से सर पतला पिन का चार्जर है, तो पिन का अंग्रेजी भी नहीं, हिंदी नहीं भी ढूंढने जाता, ना ही वो मोबाइल का हिंदी पूछता प्रेमचंद से कि प्रेमचंद जी आप तो हिंदी का महान लेखक है, मोबाइल को मोबाइल डायरेक्ट बोले या कुछ हिंदी है इसका शब्द। नहीं बोलता, वो सीधे बोलता सर नोकिया का पतला पिन का चार्जर है क्या, सो थोड़ा फोन करना है, हमारी माए बहुत खटासी ने, धनिया देवी नाम है उसका, और फोन नहीं करेंगे वो तांडव मचा दी होगी। ये बात है। तो युग बोध, तो जब भी लिखें आप अपने समय की भाषा लिखें। अपने समय की भाषा को कितना मांझ पाते हैं ये आपके अभ्यास, आपके कौशल पे। आपने कहा मैं हिंदी का लेखक हूँ, तो आपको लोग सुन रहे होंगे, तो मैं बोल देता हूँ, मैं तो अपने को बोल दूं जवाहरलाल, लेकिन कौन मानेगा। नहीं, तो आपने जैसे क्राफ्ट पे बात की, तो कोई आपसे प्रेरित होकर हिंदी का लेखक बनने की कोशिश करने लगे तो उसका जीवन निर्वाह हो पाएगा? अभी मैं ये पूरे आत्मविश्वास के साथ नहीं कह सकता हूं। मैं और 5 साल थोड़ा कमा लूं तो फिर मैं 6ठे साल ये घोषणा कर पाऊंगा कि लिखो, इधर भी मौज है, कोई दिक्कत क्योंकि नहीं वो है। बोलेगा भैया बोल रहे थे उस दिन कि हाँ नहीं, हो पाएगा। अभी मैं बोलूंगा तो अभी तुरंत काउंटर कर देगा मेरा कि सर आपकी तो पत्नी नौकरी करती है इसलिए आप इतना उछल कूद कर ले रहे हैं। लेकिन सच बात यह है कि उसने एक लेखक से शादी की है। उन्होंने मुझसे पूछा था कि ठीक ठाक आप कमा लेते हैं ना, मान लीजिए मेरा दिमाग गर्म रहता, हम छोड़ दें नौकरी, तो उसने हमको डरवाया उन्होंने। अच्छा, मैंने कहा छोड़ देना, कोई दिक्कत थोड़ी है। और वो नौकरी भी इस स्टाइल में करती है कि वो तो कभी भी जिनसे पूछा उनको तो डर लगता ही नहीं किसी चीज से, लगता ही नहीं है। तो यही कारण, तो फिर हमने कहा तुम टेंशन ना लो, एकदम ऐसा लेखक कमजोर नहीं है। 4 रोटी हो जाएगा, थोड़ा घी कम लगावेंगे रोटी में, और क्या होगा, सब्जी 4 की जगह 3 कर देंगे। तो इतने के लिए आप तैयार हैं तो लिखिए। इतने के लिए तैयार है तो आप लिखिए। किताबों के पाठक खूब हैं इस देश में। हिंदी के पठनीयता का विस्तार हुआ है, वो परिधि बढ़ी हुई है, खूब युवा किताब पढ़ रहे हैं। लेकिन लोकप्रियता और बाजार का दबाव आपके लेखन में नहीं आना चाहिए। अच्छा लेखन ही लोकप्रिय होगा। ये फिल्मी गाना नहीं है जो क्लिक कर जाएगा। नहीं, कहानी क्लिक नहीं करेगी। मोटी इतना पेज क्लिक कहां से करेगा? किसी पेज पर तो पकड़ा जाइएगा कि भाग रहा है, कमजोर है, इसको बक नहीं पढ़ेंगे। इसलिए कंटेंट पर ध्यान दीजिए और भरोसे के साथ लिखिए। पाठक खूब हैं, लाखों में किताब बिक रही है। एक बात जोड़ता हूँ इसमें, और आपके लिए शायद सबसे बेहतर, मतलब आप, मुझे पूछना चाहिए आपसे ये सवाल, राजनीति को लेकर के आज का युवा या लोग, पता नहीं कहाँ से हमने सीखा है, वैसे हम हमेशा बोलते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन आज का युवा, या हम सब होंगे उसमें, सिर्फ युवा को ही क्यों कहा जाए, वो बोलता है आई हेट पॉलिटिक्स। ऐसा लगता है जैसे पॉलिटिक्स कोई और करने आएगा। नीलोत्पल कहते हैं कि सुबह का नाश्ता भी करने से पहले तुम्हें राजनीति कर लेनी चाहिए। अब लेखक का से जुड़ते हुए सवाल पूछा था मैंने, तो एक लेखक जो अपनी वो पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करते हुए, चौहद्दियों से बचते हुए, और सारी जो आज के युग और समाज के सवालों से बचते हुए राजनीति को कहाँ निकाल पाएंगे आप? आपको नहीं लगता कि अगर आप राजनीति से नहीं भिड़ने को तैयार हैं तो आप क्या लेखन करेंगे? निश्चित रूप से हमको कितना किलो चावल मिलेगा ये हम नहीं तय कर रहे हैं, ये लोकसभा तय कर रहा है या विधानसभा तय कर रहा है। हमको कितना तेल मिलेगा ये वही तय कर रहा है। हमको नमक कितने कीमत में मिलेगा देश में ये भी वही तय कर रहा है।
जो हमारे थाली तय कर रहा है, जो हमारे बदन पर क्या पहना जाएगा ये तय करेगा कि आप उसी में अगर अपना दखल नहीं रखेंगे, उसी पर अपना नजर नहीं रखेंगे, तो आप किस बात का आप नागरिक हैं। राजनीति करने का मतलब चुनाव लड़ना नहीं होता है, और राजनीति करने का मतलब किसी नेताजी के पीछे गमछा मोरेठा बांध के 2 लीटर पेट्रोल डाल के मोटरसाइकिल में लहरिया कट मारना नहीं होता है। राजनीति का मतलब होता है कि अपने आसपास जो भी राजनीतिक गतिविधियां घटित हो रही हैं, जो चुनावी प्रक्रिया घटित हो रही हैं, उसमें पूरे होशो हवास के साथ भाग लेना और उस पर निगरानी रखना और जरूरत पर सकारात्मक रूप से उसको प्रभावित करना, ये युवाओं को करना चाहिए। एक बात है। दूसरा जो आपके सवाल का था कि बाकी लेखन बोलेगा नहीं, और मेरे ख्याल से अभी आपने जो कैसे लिखेगा फिर, कैसे लिखेगा, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, से नहीं भिड़ना, नहीं भिड़ेगा। तो वही मैं कह रहा था कि अगर लेखक इन चीजों पर बात नहीं करेगा तो वो एक बुझा हुआ बहुत कमजोर पाठक भी पैदा करेगा, जिनको पता है। हम अक्सर होता क्या है कि हमने अपने लेखकों का मनोबल खुद तोड़ दिया। हम क्या बोलते हैं लेखक से, अरे आपको राजनीति से क्या मतलब है महाराज, आप लेखक अपना लेखन वाला काम कीजिए। कैसी बात करता है समाज। हम खुद कह रहे हैं कि कलम भोथरी रखो, काहे, अरे धार रहेगा तो कोई भी कट जाता है भाई, इसको भोथरा करके चलो। जो समाज अपने लेखक से खुद ये बात कहे कि उस चीज में दखल ना दो जिससे पूरा देश, जिससे एक एक व्यक्ति के जीवन का संचालन जहां से होना है, उसी चीज पर कलम ना चलाओ, तो हमने तो खुद ही अपने लेखन को भोतरा करके रख दिया है। उससे कालियाई रचना क्या मांग रहे हैं फिर, किस चीज पर लिख के कालियाई रचना करेगा वो, और क्या लिखेगा। तो ये समाज की जिम्मेदारी है कि वो अपने लेखन को इतना बल दे, अपने पत्रकार को बल दे, लिखने पढ़ने विचार करने वाले लोगों को इतना बल दे कि हम राजनीति को प्रभावित कर सके। मैं राजनीति को प्रभावित करने की बात करता हूं, क्योंकि वही हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। आप पॉलिटिक्स को वॉक ओवर दे दीजिएगा तो फिर कैसे होगा। आई हेट पॉलिटिक्स और आई लव मैगडी, आई लव बर्गर, आई लव मोमोज। वाह, मोमोज से एक बार पेट भरेगा। राजनीति जीवन भर किसका पेट और जेब दोनों भरने का डिसाइड राजनीति करती है, और उसी को हम कहते हैं आई हेट पॉलिटिक्स, आई लव मैगडी। तो ये जो आई लव मैगडी पीढ़ी है, इससे हाथ जोड़ के निवेदन है कि पॉलिटिक्स को प्यार करो और सकारात्मक तौर पर उस पर दखल दो, नजर रखो, और आसपास जो राजनीति पे बात कर रहा है उसको कांग्रेस, बीजेपी, राजद ये मत समझो, उसको एक सजग नागरिक समझो। और बहस का स्थान जब सोशल मीडिया हो जाएगा फिर दुर्घटना होने लगेगा, क्योंकि हम असल में नागरिक नहीं पैदा कर पा रहे हैं, हम कार्यकर्ता पैदा कर पा रहे हैं। आपको जो राजनीति पे बात करता हुआ दिख रहा है वो किसी का बूथ एजेंट है बेचारा, ये समस्या आ रही है। शायद उसकी नौकरी भी हो सकता है, वो दरमाहा पा रहा है। तो ये दिक्कत है। नागरिक जब बहस करेगा राजनीति पर तो राजनीति एक पांव पर खड़ी रहेगी, एक पांव पर खड़ी रहेगी नागरिकता के लिए। लेकिन जिस दिन नागरिक एक पांव पर खड़ा हो जाएगा राजनीति के लिए, अरे आप कहिए ना सर, 2 गो मुर्गा में तो इलाका हिला देंगे हम, 4 गो लहेड़ा है इसको पिलाएंगे, उसके बाद देखिए ना माहौल। तो जिस दिन नागरिक राजनीति के लिए एक पांव पर खड़े हो जाएगा, उस दिन नागरिकता और लोकतंत्र दोनों का जो कॉम्बो पैक है उसको ये लोग वर्जिन मोजितो में मिला के पी जाएगा। तो आपसे पूछ ही लेता हूँ, बिहार में चुनाव आने वाले हैं, क्या उम्मीद है आपको? कुछ आशा है आपको? नहीं, आशा नागरिकता वाले सवाल से। चुनाव परिणाम आशा नहीं लाता है, परिणाम की बात नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। आशा और निराशा के बीच ये विचार आना चाहिए कि किस दिन बिहार या उत्तर प्रदेश या झारखंड की राजनीति तय करेगी कि हमारा राज्य किस दिन अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। मुझे लगता है कि हमारे पॉलिटिक्स में वो जिजीविसा अभी है नहीं, वो विजन ही नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं कि केवल लॉ एंड ऑर्डर को संभालना अगर राजनीति का सर्वश्रेष्ठ वर्जन है कि हमारे शहर में महिलाएं निकली एक दिन 12 बजे रात को और 2 बजे रात को सुरक्षित आ गई, तो कोई सरकार अगर समझे कि ये मैक्सिमम सर्विस है हमारे एक कल्याणकारी स्टेट का, या हमारा बच्चा स्कूल गया उसका अपहरण आज नहीं हुआ, तो अगर मेरा राज्य समझे कि ये मेरा मैक्सिमम सर्विंग है एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए, या मेरे राज्य का नागरिक 2 समय 2 रोटी खा लेता है, तो मेरा सरकार समझे कि ये मैक्सिमम सर्विस है, इससे बड़ा लोक कल्याणकारी राज्य क्या होगा। जिस दिन हम इस परिधि को बड़ा करेंगे कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा क्या है,
उसमें हम कितना सर्व कर सकते हैं, ये दृढ़ इच्छा शक्ति पॉलिटिक्स को लाना होगा। इस मामले में हमारी राजनीति सूखी हुई है, हमारे पास विजनरी नेता नहीं है। तो ये उम्मीद हम उनसे क्यों करें? मुझे लगता है ये तो नहीं, मैं उनसे सिविल सोसाइटी से नहीं, ही मैं जाना उनसे भी पड़ेगा। नहीं कर रहा हूं। मेरे जब मैं ये कह रहा हूं तो मेरे सामने कोई चेहरा नहीं जिससे मैं अनुरोध कर रहा हूं कि सर आप नहीं बदलिएगा तो सतयुग कैसे आएगा। अरे इसको उठा फेंके गंगा जी में, जो नहीं बदल पा रहा है। क्योंकि अगर ये देश हमारा है तो हमारे बीच से लोग आएंगे, और वो भी हमारे बीच से आए तो फेल है, हटाओ, नया आएगा। ये भी फेल होगा, हटाओ, नया आएगा। मैं किसी राजनीति से अनुरोध नहीं कर रहा हूं कि सर आप ही को संभालना है, क्योंकि ब्रह्मा जी आप ही को भेजे हैं राजनीतिक पार्टी बना के। हम लोग तो सरगरी बुरबा आप पर एगो असरा रखे हैं सर। नहीं नहीं नहीं, मैं उनसे आग्रह नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी सोसाइटी से ये बात कह रहा हूं कि हमें वो राजनीति को लेके एक विजनरी समाज पैदा करना होगा, डराना होगा पॉलिटिक्स को। तो नुतपर भाई, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे पढ़ाई किए तो उस टाइम पे पढ़ाई का प्रेशर था, फिर कंपटीशन का प्रेशर आया, फिर नौकरी का प्रेशर है, उसके बाद 4 घर बनाना है, 4 गाड़ी है, फिर फॉरेन का ट्रिप भी लगाना है, और शादी वादी बहुत बढ़िया से करना है, कराना है, तो राजनीति कब करें? नहीं, राजनीति मैंने यही कहा कि राजनीति करने का अर्थ कतई नहीं है बूथ पर जाना। मैं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति वोट के पहले ये सोचेगा कि इस देश में क्या हो रहा था। पिछली बार जो मैंने वोट जिसको दिया था, उन 5 साल में इस सरकार ने किस तरह के परिवर्तन को लेके कितना गंभीर रही। क्या हमारा समाज पहले से ज्यादा तनावपूर्ण हो गया? क्या आर्थिक स्थिति हमारी खराब हुई? हमारी का मतलब कि समाज के आसपास की दुनिया। क्या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो सकता था वो नहीं हो पाया? हम क्या पटना या यूं कहिए कि कानपुर या इलाहाबाद क्या मुंबई जैसा महानगर बन सकता था? इसकी सीमाएं क्या हैं? अब इतना सा बात अपना बिजनेस के बारे में, फॉरेन ट्रिप के बारे में वो 4 घंटा सोच सकता है। ये बात भी वो 4 घंटा अपने परिवार के साथ खाली सोच लेगा तो निर्णय निकल के आ जाएगा हमको वोट किसको देना है। बहुत साधारण और रोजमर्रा की जिंदगी की बात है। और जो गाँव में राजनीति पर गप कर रहा है खैनी लगा के, वो बेगार कहलाता है बेचारा। तो चूंकि वो बेगार कहला रहा है, इसलिए वो बहुत सार्थक बहस करने के बाद एक दिन बूथ एजेंट बन जाता है और उसकी बहस बेकार हो जाती है, फिर वो वोट में कन्वर्ट नहीं होता है। एक काम की बात पूछ रहा हूँ, कोई हिंदी का लेखक है और लिखता है कुछ, और बाज़ार से ही उसको चीज़ें निकालनी पड़ेंगी जिंदा रहने के लिए, और हमारा जो सिनेमा है, हमारा जो OTT है, हमारा जो YouTube है, ऐसे बहुत सारे माध्यम और जो साहित्य है, इस बीच में आप भी हैं कहीं पे, तो कितना आपको स्पेस मिलता है, कितना आप क्लेम कर पाते हैं? कॉपीराइट का भी प्रॉब्लम आता है इसमें कई बार, कंटेंट बनाम रचनात्मकता की भी डिबेट है। जैसे मैंने आपसे सर्वाइवल की बात पूछी ही, हिंदी का लेखक सर्वाइव कैसे करे, अभी भी जैसे अंग्रेजी वाले तय करते हैं कि हिंदी का कंटेंट कौन सा स्क्रीन तक पहुंचेगा, इसमें नीलोत्पल का अनुभव कैसा है? नहीं, मुझे ये लगता है कि जिस दौर में इतना 5G के युग में हम जी रहे हैं, हर चीज़ हर आदमी के पास पहुंच जाता है, तो ऐसे में ना रचनात्मकता को रोज अपग्रेड करते रहना होगा। आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि मैंने कुछ कालजयी लिखा था, मुझे उसका प्रतिफल नहीं मिला। अगर आपको इस युग में चलते रहना है तो फिर कुछ नया रचना। और इसके साथ दुर्घटना ये हो सकती है कि रोज नया रचने का दबाव आपको जलेबी छानने वाला भी बना सकता है। इसी को कंटेंट कहते हैं। कंटेंट रचनात्मकता नहीं है, कंटेंट ड्यूटी है। आप यूट्यूबर्स लोगों से पूछिएगा कितना वो विशेषज्ञ की तरह बोलते हैं, आप रोज कंटेंट बनाओ। तो सर कंटेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, माथा मुड़ा लो, बीच में एक खेत जगह मेड़ बना लो, उसको ऐसे करके दिखाओ, उसमें लाल टॉर्च मरवाओ, लाइक आ जाएगा। मतलब कहीं से कंटेंट लाओ। रोज फुल पैंट पहन के क्यों बनाते हो? आज हाफ पैंट पहन लो, शर्ट उतार दो, गंजी पहन लो, लोगों को मजा आएगा। तो कंटेंट। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि रचनात्मकता को रोज मांझना होगा, अपनी क्वालिटी बचाते हुए आप रचनात्मक होकर इस अपने मन मस्तिष्क में ये बात रखनी होगी कि नया तो रचना होगा, क्योंकि दुनिया खत्म नहीं हुई है, तो फिर रचनात्मकता खत्म कैसे हो जाएगी? जब अभी भी रंग हैं तो कोई चित्रकार ये कैसे कह सकता है कि मैं वो नहीं रच पाऊंगा जो मैंने जो रेखा मैंने पहले खींच दी थी अब नहीं खींच पाऊंगा। वो तो शिकायत तब होगी जब रंग खत्म हो जाएगा। मतलब वो घन बढ़ाते जाइए। जब रंग बचा है तो अब चित्रकार कैसे खत्म हो जाएगा? तो जब स्याही बचा हुआ है तो लेखक कैसे खत्म हो जाएगा? जब समाज वैसा ही है, इसमें अभी भी वही संघर्ष चल रहा है, अभी भी वही चीजें हैं, तो फिर हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि अब कैसे लिखूं? तो ये आपको करना होगा। 2 छोटे-छोटे सवाल करके, एक तो डार्क हॉर्स के बाद औघड़ के बाद यार जादूगर, तो अब ये जादूगर कुछ और रच ही रहा होगा। नई किताब आने को है, मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 महीने में शायद मैं ले आ पाऊं। और वो वही है,
जो 21वीं सदी के युवाओं की बेचैनी को मैंने विषय बनाया है। और ऐसे 4-5 युवा हैं, कुछ छात्राएं हैं जिनके जीवन को लेकर मैं वो किताब लिख रहा हूँ, जो कॉलेज से निकल चुके हैं और वो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी किसी इलाके में नहीं कर रहे हैं, सब अपने अपने जीवन में हैं। और वहाँ पर उन पर दबाव है कि हमको पान का दुकान खोलना है, कि सेना में जाना है, कि बैंकिंग के लिए प्रयास करना है। वो सामाजिक जीवन भी जी रहे हैं, वो एक तरह से एक एक काम जॉब ढूंढ भी चुके हैं, लेकिन उसके बीच से भी वो अपना जीवन का रास्ता चौराहे पर खड़ा होकर ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह की एक किताब लेके आ रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि वो शायद डार्क हॉर्स के पीढ़ी के बाद की कहानी है। मैं उसको इस तरह से शायद देख सकता हूँ। और कौन सी अगली गीत पे लोग गुनगुनाएंगे अब नीलोत्पल के? कुछ गीत तो रोज नया, वही मैं आपको कह रहा था। एक तो हालांकि कवि सम्मेलन में ये भी एक बड़ा वो होता है कि एक एक गीत पर 40-40 साल का करियर निकल जाता है। तो मुझे भी लगता था, लेकिन मुझे खुद ही में डर लगने लगता है और लाज भी लगता है, कुछ नहीं सुनाएंगे में क्या सोचेगा। लेकिन हालांकि हिट तो हिट होता है, आप तो उसको सुनाते ही बार बार, कुछ ना कुछ तो करते रहना होता है। अभी मैंने अभी तुरंत अभी एक कुछ बतरस के लोगों के 25 दिन पहले मैंने एक कविता लिखी थी पर्यावरण चिंता को लेके। तो उसको मैं 1-2 पंक्ति में सुनाता हूँ। क्योंकि कुछ ना कुछ तो नया ऐड ऑन करना ही होता है अपने अपने सिलेबस में, कुछ ना कुछ तो। कि नदी नाला जंगल और झाड़ रो रहा है। पर्यावरण की समस्या पर किताब यूपीएससी में खूब पढ़ते थे, लेकिन लिखा अब, क्योंकि केवल पढ़ के नहीं महसूस हो रहा था कि मैं क्यों इस पर लिखूं। अब मैं लिखता हूं। जब मैंने पर्यावरण के लिए आंदोलन किया, नदियों से रेत उठने के खिलाफ आंदोलन किया, तब अब जाके लग रहा है कि अब लिखना चाहिए। तो अब निकल पाया है। तो ये मैं वक्त इसलिए इस पे ले रहा हूँ कि मैं ये बता सकूं कि कोई भी चीज घनीभूत होके तब निकलता है, बरसता है। तो बादल जमा होते रहते हैं, लेकिन जब वो घनीभूत होगा तब बरसेगा। कि नदी नाला जंगल और झाड़ रो रहा है, मेरे गांव का टूटता पहाड़ रो रहा है। कैसा ये समय आया, कैसी ये सदी, आदमी से पानी मांगे मेरे गांव की नदी। अरे कैसा ये समय आया, कैसी ये सदी, आदमी से पानी मांगे मेरे गांव की नदी। कि पुरखों का रोपा हुआ धान रो रहा है, छूटा हुआ खेत और खलिहान रो रहा है। नदी नाला जंगल और झाड़ रो रहा है, मेरे गांव का टूटता पहाड़ रो रहा है। बहुत बढ़िया नीलोत्पल भाई, मुझे आपकी इस बात से और भी बात याद आ गई, लेकिन बहुत 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 एक संदेश शायद मैं ही बोल रहा हूँ अभी, तो आप उसमें जोड़ेंगे कि गांव की मिट्टी ना, जो आपकी लाइन है कि गांव की मिट्टी सिर्फ धान नहीं देती, वो समाधान भी देती है। तो हमें उस आत्मविश्वास के साथ उस चीज़ को पकड़ने की ज़रूरत है। और बहुत कुछ है हमारे पास, बस उसको क्लेम करने की ज़रूरत है। नीलोत्पल भाई, बहुत मज़ा आया। बिल्कुल, मतलब हमने आज बिल्कुल खुल के बातचीत की है और हमने बहुत ज़रूरी बातें की हैं आज, जो शायद बतरस के लोगों को बहुत 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 प्रेरणा भी देगी और कुछ कर गुजरने के लिए एक आत्मविश्वास। मुझे भी इस बात की खुशी है और मुझे अच्छा इसलिए लगा कि हम लोगों ने जो घिसे पिटे, जो दोहराए गए प्रश्न होते हैं, उन पर बात नहीं की, नहीं तो मैं भी कुछ नहीं बोल पाता, फिर वही बातें मैं भी दोहराता। और चूंकि पॉडकास्ट भी एक नया चरस है मार्केट में, और लेने वाला तो फिर भी बच जाता है इस चरस से, देने वाला सबसे ज्यादा इसका शिकार है। क्योंकि उसके पास कहने को एक, चूंकि वो रोज दुनिया से राब्ता हो नहीं रहा है, वो व्यस्त हो गया आप सुनाने में। जी, आपको रोज निकल के समाज में जाना होगा, तब तो कुछ नया लेके आप आएंगे। तो ऐसी स्थिति में मुझे भी पता चला कि कहाँ कहाँ किस कोने में क्या क्या है जिससे मैं बोल सकता था। आज मैं पहली बार किसी पॉडकास्ट में परिवार और घर और उसके महत्व पर बोल पाया। तो ये आपके प्रश्न से संभव हो पाया। लेखन के क्राफ्ट में बोल पाया, ये भी आपके प्रश्न से संभव हो पाया। तो ये एक अच्छी बात है। बोलिए, लेकिन पढ़े लिखे लोगों से भी बात करिए तो कुछ बेहतर खुद भी बोल पाएंगे, ये भी अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।